तस्वीरें नोएडा के ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी की हैं, जहां एक बार फिर से हंगामा बरपा है। लेकिन ये बवाल क्यों, आखिर क्यों ये लोग नोएडा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? दरअसल ये लोग जो नोएडा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वो इसी ओमेक्स सोसाइटी के रहने वाले हैं। नाराज हैं पुलिस की कार्यशैली से। सोसाइटी के रेजिडेंट्स का आरोप है कि बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के करीब 15 गुंडे सोसाइटी में घुस गए और वहां के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इन गुंडों को गिरफ्तार करने के बजाय उनको भागने में मदद की। मामले को बढ़ता हुआ देख नोएडा पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर आ पहुंचे, जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सोसाइटी के रेजिडेंट्स श्रीकांत त्यागी की इस हरकत से खासे नाराज थे। मौके पर पहुंचे सांसद महेश शर्मा को भी सोसाइटी के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि सांसद महोदय लोगों को ये आश्वासन देते रहे कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो स्थिति बनी है उस स्थिति में हमने गृह सचिव जी को, उन्नीस अवस्थी जी को अवगत कराया है। पुलिस अधिकारियों को वार्न किया है कि कल ही ये घटना हुई है। इस तरह से अवांछित लोगों का इस सोसाइटी के अंदर घुसना उचित नहीं था और कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था में जो कमी रही है, पुलिस की कमी को मुझे पूरा विश्वास है। प्रदेश में कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। योगी जी की सरकार है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस कमिश्नर भी ओमेक्स सोसाइटी पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। साथ ही पीड़ित परिवार और सोसाइटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, आज जो ओमेक्स सोसाइटी में लोग घुसे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उसमें 7 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी उसमें एक टीम लगी हुई है जो, और उनके जो साथी थे उनके बारे में पता करने के लिए। 2 गाड़ियाँ जो उन्होंने प्रयोग की थी और सोसाइटी में किसी के घर में प्रवेश करने से की अनुमति लेकर वो अंदर पहुंचे थे। और इस पूरी कार्रवाई की मैंने समीक्षा की है यहाँ बैठ के, और इसमें थानाध्यक्ष का जो है रोल में लापरवाही पाई है, उसके लिए थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। अभी बाकी और जांच आगे चल रही है। क्या मकसद था इनका आने का? अब वो पूछताछ आगे चल रही है। अभी किसी डेफिनेट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। जब पूरी बात हो जाएगी क्लियर तब बताएंगे। वहीं नोएडा पुलिस अब आरोपी श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। बता दें कि महिला से गाली गलौज और हाथापाई करने वाला आरोपी श्रीकांत त्यागी अभी फरार है। श्रीकांत त्यागी की तलाश में नोएडा पुलिस की 8 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। योगी जी मदद करो, योगी जी मदद करो, योगी जी मदद करो। श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा है और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से सोसाइटी के लोग सुरक्षा की बात कर रहे थे, तमाम आश्वासन के बाद अब ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी का जो पहरा यानी सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। यानी इससे पहले आपने सिक्योरिटी जो देखी थी वो RW की सिक्योरिटी थी, सोसाइटी की सिक्योरिटी थी, लेकिन अब पुलिस की तैनाती यहाँ रहेगी, क्योंकि आश्वासन जिस तरीके से महिलाओं ने लिया है, सोसाइटी के लोगों ने लिया है, अब इस तरीके की सोसाइटी इस गेट पर रहेगी। हालांकि जिस तरीके के आरोप लग रहे थे कि कहीं ना कहीं यहाँ सुरक्षा में चूक हुई थी, ऐसे में और जिस तरीके का माहौल था, ये कहा जा रहा था कि जो लोग हैं आज जिस तरीके से अंदर उन्होंने एंट्री की और जिस तरीके से कहा गया कि गलत तरीके से वो ने एंट्री करी और जिस तरीके का माहौल बन गया था, उसके बाद लगातार सुरक्षा की बात हो रही थी। और ऐसे में आप तस्वीर देखिए कि अब इस सोसाइटी पर पुलिस का पहरा है। ये पहरा अब यहाँ रहेगा। जिस तरीके की बात की जाए, जिप्सी की तैनाती होगी, पुलिस बल जो है वो तैनात रहेगा। किसी को भी अगर अंदर आना है तो बारीकी से उसकी चेक होगी, जो चेकिंग होगी। इससे पहले आपने देखा था कि जो रेजिडेंट हैं वो तो आते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ लोग आते हैं तो उनसे भी पूछताछ होगी, तब उनको अंदर जाना दिया जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की तस्वीर ये है कि इस सोसाइटी की
जो सिक्योरिटी है वो अब पुलिस भी यहाँ पहरा देगी, क्योंकि जिस तरीके की भर्ता और जिस तरीके की बदसलूकी महिला के साथ जो वायरल वीडियो में श्रीकांत त्यागी ने की थी, जिस तरीके का मामला दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट के मामले में, जिस तरीके से आज तमाम वो गुंडे जिस तरीके से आरोप लग रहा था कि अंदर पहुंचे थे, जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की थी, जिसके बाद लोगों में गुस्सा था, उसके बाद तमाम तस्वीरें देखी गई जहाँ इस आश्वासन के बाद अब इस सोसाइटी के गेट पर पुलिस का पहरा होगा। और तस्वीर यही है कि जो यहाँ की सिक्योरिटी है और इस तरीके की बैरिकेडिंग अब पुलिस की होगी, क्योंकि इससे पहले जो ओपन जो बैरिकेडिंग थी वो सोसाइटी की थी, लेकिन अब पुलिस का भी पहरा यहाँ होगा। ये तस्वीर है उस सोसाइटी के गेट से, उस सोसाइटी के अंदर से जहाँ पे पूरी घटना हुई। हालांकि ये तस्वीर सोसाइटी से इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब तक का लोगों को ये डर था कि श्रीकांत त्यागी नहीं है गिरफ्त में, तो लेकिन उसके लोग अंदर आ रहे हैं और डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में तमाम भरोसे के बाद पुलिस ने यहाँ पहरा देना शुरू कर दिया है। बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजी जारी है और इसी सियासी सरगर्मी के बीच बिहार से ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की है। सूत्रों की माने तो दोनों बड़े नेताओं के बीच काफी देर तक बातें हुई। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं इन सब के बीच बिहार में इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें कि बिहार में कांग्रेस और जेडीयू दोनों पार्टियां एक साथ पहले भी काम कर चुकी हैं। आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफे के बाद बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई है। पार्टी के सभी सांसदों को आज शाम तक पटना आने के लिए कहा गया है। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक इसी मुद्दे पर बुलाई गई है। अभी तक कुछ सार्वजनिक नहीं किया गया है। दूसरी ओर जेडीयू नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बयान दिया है कि उनकी पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफे के बाद मची राजनीतिक हलचल के बीच बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 दिनों में बिहार में 3 अहम दलों के विधायक दलों की बैठकें होंगी। इनमें तेजस्वी यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू और जीतन राम मांझी की एचएम जैसी प्रमुख पार्टियां शामिल हैं। आज और कल ये अहम बैठक होने की सूचना है। हालांकि इन दलों की बैठकों का एजेंडा क्या है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन सियासी पंडित इसके अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। अब चिराग पासवान भी मैदान में उतरे हैं और जेडीयू पर पलटवार किया है। चिराग ने ट्वीट कर कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति करता हूं, किसी का कोई मॉडल नहीं है। दूसरे का घर तोड़ने वाले के घर में भी आज फूट हो गई है। बेहतर होगा कि वो कारण को बाहर चौराहे पर न तलाशें। नीतीश जी साल 2020 में भी कंफ्यूजन में थे और आज भी कंफ्यूज्ड हैं। 2024 में हार का डर ऐसा घुस गया है कि मामा कंस की तरह मां देवकी के हर पुत्र को मार देना चाहते हैं। पहले मुझ पर हमला और अब आरसीपी सिंह पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। इस दौरान शाह लिंगराज मंदिर में पूजा करेंगे। मंदिर में दर्शन के बाद शाह कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली जाएंगे। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद शाह कटक के इंदौर स्टेडियम में एक उड़ीसा दैनिक समाचार पत्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे। इन सब के बाद भुवनेश्वर में उड़ीसा भाजपा कार्यालय का दौरा करने का कार्यक्रम है, जहां वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू आज उपराष्ट्रपति का पद छोड़ देंगे। आपको बता दें कि एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है, लेकिन वो आज ही अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके लिए सदन के उच्च सदन में एक विदाई समारोह रखा गया है, जहां पीएम मोदी समेत अन्य नेता नायडू को विदाई देंगे। सदन के सभी सदस्यों की ओर से आज शाम को जीएमसी बालयोगी सभागार में नायडू के लिए एक और विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। देश के नए उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ निर्वाचित हो चुके हैं। कांग्रेस मिशन हिमाचल प्रदेश पर जोर शोर के साथ जुटी हुई है। पार्टी ने चुनावी बुगुल फूंक दिया है। आज शिमला में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठकों का दौर जारी रहा।
हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सचिन पायलट, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत हिमाचल के दिग्गज नेता बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में आगामी चुनाव में किन मुद्दों के साथ जनता के बीच उतरना है, पार्टी की क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मैम ये बताएं कि लगातार ही बैठकों का दौर भी चल रहा है और ग्राउंड जीरो के ऊपर कांग्रेस की किस तरह की स्थिति आप देख रही हैं? देखिए, अब बहुत कम समय रह गया है हमारे पास चुनाव के मैदान में उतरने के लिए, तो इसलिए जो AICC ने जिन जिन मेंबर्स की यहाँ ड्यूटी लगाई है वो भी आज आए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के CM आए हैं, राजस्थान से सचिन पायलट जी आए हैं, बाजवा जी आए हैं, तो इन सबको ये कार्यभार दिया गया। आज इनके साथ बैठकर हमारी चर्चा हुई, हर विषय को हमने डिस्कस किया, क्या जो जो एजेंडा में हमारे इश्यूज थे उन पे भी हमने चर्चा की। और मैं समझती हूँ कि अब इनके निर्देश के मुताबिक हमारी पार्टी और तेज़ी से काम करेगी और हम जल्दी से जल्दी चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी करके उतरने जा रहे हैं। लग रहा है कि कांग्रेस अब लोगों के पास जाएगी और जाकर लोगों को समझाया जाएगा, जहाँ जिस तरह की भी रणनीति पार्टी की बनेगी उसी तरह काम किया जाएगा। अब ये तो वो टाइम आ गया जब हमको लोगों के द्वार में जाना है, लोगों से वोट की अपील करनी है, लोगों के सामने हमें अपने विकास के कार्यों को रखना है और अब समय भी बहुत कम रह गया है, तो इसलिए हम लोग इस काम को तेज़ी से कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम मैदान में उतर ही चुके हैं, पर घर घर तक जाने का प्रयास करेंगे। ये थे प्रतिभा सिंह जो बता रहे थे कि पूरी रणनीति के साथ लोगों के द्वार पर भी जाया जाएगा और कांग्रेस को हर वो संभव बात की जाएगी और वहीं पर कांग्रेस इस बार सत्ता की पौड़ी हिमाचल में चढ़कर रहेगी। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 शिमला। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की ईडी कस्टडी आज खत्म हो रही है। संजय राउत को ईडी आज कोर्ट में पेश करेगी। मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल के पुनर्विकास से जुड़े 1034 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले की जांच ईडी कर रही है। इसी मामले में ईडी ने संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। आज ईडी दोबारा संजय राउत को पेश कर फिर से कस्टडी मांग सकती है। आपको बता दें कि संजय के साथ साथ उनकी पत्नी वर्षा राउत भी मुश्किलों में है। शनिवार को ईडी दफ्तर में वर्षा पेश हुई थी, जहां उनसे 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पूजा भोग आरती करने को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुदलता त्रिपाठी की अदालत में वादी पक्ष की ओर से मामले की त्वरित सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। अभी तक एक प्रतिवादी पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ही उपस्थित रही है। इस पर कोर्ट ने अन्य प्रतिवादियों को भी उपस्थित होने के लिए नोटिस पर पैरवी करने का निर्देश दिया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में आज नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव के केस में सुनवाई की जाएगी। नारायणी सेना के मनीष की तरफ से श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन को श्री कृष्ण जन्म स्थान के ट्रस्ट की बताते हुए ईदगाह को अतिक्रमण बताया है। मनीष की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दाखिल किया गया था। आज मनीष यादव की याचिका पर अमीन सर्वे और पुरातत्व विभाग के माध्यम से सर्वे कराए जाने संबंधी मामले पर सुनवाई की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जुड़े माइनिंग लीज मामले में आज भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई होगी, जबकि उनके भाई बसंत सोरेन मामले में सुनवाई 12 अगस्त को निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताते हुए बीजेपी ने हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। बीजेपी ने पत्थर खनन लीज की शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सीएम सोरेन को नोटिस का जवाब देने को कहा था। सीएम सोरेन पहले ही नोटिस का जवाब दे चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली ग्रुप के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। दरअसल शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की गई है कि उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल कुमार शर्मा की मेडिकल स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा था कि वो मामले में 6 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दे। सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को आगे की सुनवाई करेगा।
निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ गोरखपुर के सीजीएम ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बार बार कोर्ट के नोटिस के बाद भी जब संजय निषाद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, तब 6 अगस्त को गोरखपुर कोर्ट ने एसओ शाहपुर को निर्देशित किया था कि 10 अगस्त को संजय निषाद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए और कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ। आपको बता दें कि मामला 7 जून 2015 का है, जब 5% सरकारी नौकरियों में निषादों के आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे। राकेश सचान को कोर्ट ने 31 साल पुराने आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया है। राकेश सचान सजा सुनाए जाने से पहले ही अपनी सजा की ऑर्डर कॉपी लेकर फरार हैं। अब कोर्ट की पेशकार ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस कमिश्नरेट ने जहां तहरीर पर जांच की बात कह रही है, तो वहीं उनके वकील का कहना है कि राकेश सचान आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे। साथ ही कोर्ट से बेल ग्रांट की अपील की है। राष्ट्रीय लोकदल ने आज यूपी की योगी सरकार पर किसानों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए शामली चीनी मिल पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न होने और लगातार किसानों को नजरअंदाज करने के विरोध में किसानों के साथ मिलकर सरकार पर हल्ला बोलने की तैयारी की है। आरएलडी नेताओं के मुताबिक विधानसभा बजट सत्र के दौरान भी सदन में गन्ना भुगतान की समस्या का मुद्दा उठाया गया, लेकिन सरकार ने किसानों के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।